हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एफएस। दिस इज रोहित। हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर सीरीज रैंडम वेरिएबल। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर फर्स्ट है रैंडम वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने स्टेटस पे इस लिंक को लगा दो ताकि बाकी सभी लोग ज्वाइन हो पाए और सभी को इस लेक्चर सीरीज का प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से रैंडम वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है और यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आपने रैंडम वेरिएबल चैप्टर नहीं पढ़ा तो बाकी और चैप्टर भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसी से मतलब बेस बनता है आपके स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो इसको मस्ट है पढ़ना। तो इसलिए हम आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आए रैंडम में, ताकि आपके जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो रैंडम वेरिएबल हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो या एक्सपेक्टेशन हो, मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन हो, सभी को हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों केसेस के लिए। क्लियर हुआ ना? तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जो कि कहाँ हुआ है, आईएफएस पुणे में। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट ifsonline.com पे जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे दैट इज 9172266888 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बट इसमें लिमिटेड सीट है तो फटाफट सभी लोग एडमिशन ले लीजिए ताकि फुल ना हो जाए इसलिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि 7 डेज के फ्री डेमो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आज से। ठीक है, तो उसमें आप अगर डेमो लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं उस चीज़ को। क्लियर हुआ ना? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो आज हमारा रैंडम वेरिएबल का। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपनी रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन की। एक्चुअल में रैंडम वेरिएबल देखो, चैप्टर लोग सब पढ़ लेते हैं पर यही नहीं पता होता है कि एक्चुअल में रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में कि एक्चुअल में रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है। ठीक है, किसका फंक्शन होता है? एक फंक्शन जिसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस। क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है और रेंज जो होती है वो हमारी रियल लाइन होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, जो रियल नंबर है उसका जो सेट है उसका सबसेट जो होता है वो उसकी रेंज होती है, और डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस। तो उसके लिए जैसे आप लोगों को सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, तो आई होप सब लोगों को पता होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है मैं उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जैसे हम कर रहे हैं, सपोज मान लो डायोड का है हमने, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर वो होंगे। ठीक है, मान लो अगर हमने कॉइन उसका है, मान लो 3 कॉइन उसका है, तो पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल हेड आ जाए, या फिर 2 हेड, या फिर एक टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है ट्रिपल आए। तो पॉसिबल केसेस जितने भी बनेंगे उसमें वो हमारे क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है, और सैंपल स्पेस ही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। किसके लिए? फंक्शन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? तो क्या होता है ये हमारा फंक्शन, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन, क्या बोलेंगे, हुज डोमेन, डोमेन क्या होता है इसका, सैंपल स्पेस। डोमेन इज सैंपल स्पेस। ठीक है, एंड रेंज, यहाँ पे एंड लिखेंगे पहले। ठीक है, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ, क्या बोलेंगे, इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर है उनका जो सेट होता है उसका सबसेट को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए इसमें। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं, मान लो एक हमने डायोड का या फिर एक कॉइन मान लेते हैं। ठीक है, 2 कॉइन मान लेते हैं कि हमने क्या किया, टॉस किया 2 कॉइन को। ठीक है, टॉस 2 कॉइन्स, और हम इंटरेस्टेड हैं कि काउंट करने में कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ हेड आए हैं। ठीक है, क्या है,
कितने नंबर ऑफ हेड, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी कि हमने जो दो कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया, उसमें कितने नंबर ऑफ हेड आए उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ हेड होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पे पॉसिबल केसेस क्या होंगे इसमें, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब दो कॉइन में हम कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, हमारे 4। कौन कौन से बनेंगे, दैट इज एच एच, एच टी, टी एच और डबल टी। ठीक है, ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। तो ये जो सैंपल स्पेस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम रियल वैल्यू लेंगे कि वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि नंबर ऑफ हेड जो है वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ हेड जो है वो रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने माना कि नंबर ऑफ हेड, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यही हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। अब इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो गए, 2 हो गया। और इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है, इसमें कितने हैं, 0 है। तो यानी कि हमारे एक्स की यानी कि रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 0, 1 एंड 2। कौन कौन सा, 0, 1, 2, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, ओमेगा बन गया। अगर इसको हम लिखें तो हमारा जो फंक्शन होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच और डबल टी। ठीक है, नाउ इट मींस अगर ओमेगा की वैल्यू अगर हम डबल एच पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम एच ऑफ डबल एच लिखें, ठीक है, तो इट मींस क्या हो गया, हमारा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और सिमिलरली अगर हम ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करें, एच टी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज 1। तो यही चीज जो ओमेगा है वो हमारा क्या है, सैंपल स्पेस यानी कि डोमेन बोल सकते हैं इसको हम। और जो वैल्यू है हमारी वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, 0, 1 एंड 2। क्लियर हुआ कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। नाउ ये तो बात हो गई रैंडम वेरिएबल बेसिक की होता क्या है। अब बात आती है इसके टाइप्स की, रैंडम वेरिएबल के टाइप क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टाइप जो डिवाइड किया गया है वो डिपेंड करता है कि जो वैल्यू है हमारे यानी कि जो डोमेन है वो कैसा है। ठीक है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उस पर डिपेंड किया गया उसकी क्राइटेरिया यानी कि टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के। ठीक है, डेटा एनालिस्ट से बोला थैंक्स सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न लाइव ऑनलाइन। ओके, तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए। ठीक है, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है इसमें तो बीच में आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या है, दो टाइप के, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब होता है वो रैंडम वेरिएबल जिसका सैंपल स्पेस वो कैसा हो, डिस्क्रीट हो। कैसा हो, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, नाउ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो वैल्यू, वो सैंपल स्पेस जहां पे जो एक्स की जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो अगर वैल्यू कहां से कहां तक, एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं -1 से लेके +1। ठीक है, इसके बीच में सारी रियल वैल्यूज अगर वो लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज यानी कि पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जो सारी रियल वैल्यू लेता है उस रैंडम वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसका सैंपल स्पेस क्या हो, हमारा डिस्क्रीट हो, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू जैसे सपोज एक्स की जो रैंडम वेरिएबल हो गए 0, 1, 2, यानी कि काउंटेबल, यानी कि जो एक्स की वैल्यू ले रहा हो वो कैसे हो, काउंटेबल नंबर हो। क्या हो, काउंटेबल नंबर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर हुआ सब लोगों को कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। क्लियर, आगे बढ़े ना। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन होता है, डिफाइन किस पे होता है, हमारा एक्स वाई। ठीक है, क्या है, लेट मान लिया सपोज एक रैंडम वेरिएबल एक्स है हमारा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल, देन द फंक्शन, एक कोई फंक्शन माना कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देखो नोटेशन बहुत ध्यान रखना है इसमें, एक होता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, एक होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स की। तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, एक्चुअल में निकालते कैसे हैं इसको, गुड आफ्टरनून,
ठीक है, निकालते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो सबसे पहली बात तो कैपिटल एक्स जो होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है, क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। और जो स्मॉल एक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल वैल्यू। क्या होता है, सैंपल। उस रैंडम वेरिएबल की जो सैंपल वैल्यूज है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कॉइन का, तो उसमें कौन कौन सी सैंपल वैल्यू थी, 0 1 2। तो जो एक्स की वैल्यू, स्मॉल एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 1 2। यानी कि जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर। तो ये होता है स्मॉल एक्स होता है सैंपल वैल्यू। क्लियर। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एक्स की, जो क्या हो, एक पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू से क्या हो, लेस देन और इक्वल टू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई भी एक, पहले हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस की हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट में मान लेते हैं जो रैंडम वेरिएबल की जो सैंपल वैल्यू है वो क्या क्या है हमारे पास, सपोज 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी। सपोज 0 पे प्रोबेबिलिटी है P1 और 1 पे प्रोबेबिलिटी P2 और 2 पे प्रोबेबिलिटी है P3 एंड P4। ठीक है, तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। डेटा एनालिसिस बोल रहा है व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंपॉर्टेंट। देखो, कोई भी चीज की अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू तक हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू तक की हमें बताना है कि इस तक की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर हमने हर सैंपल वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बट हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लीजिए जैसे 5, ठीक है, उस तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, यानी कि उससे नीचे की जो सैंपल वैल्यू है और उस तक की जो सैंपल वैल्यू का जो टोटल होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, वो कितनी होगी। क्योंकि हम इंटरेस्टेड उसी में होते हैं, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमें पर्टिकुलर वैल्यू पे देखना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। हम ये देखते हैं एक पर्टिकुलर रेंज तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में जो अगर बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ज्यादातर किससे पूछा जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, तो इंटरेस्टेड हम किस में होते हैं, एक ना कि पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेस्टेड होते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं एक रेंज के लिए। उस रेंज के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 1 2 3 ये 4 हमने सैंपल वैल्यू ली हुई हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटी है, दैट इज P1 P2 P3 एंड P4। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हो गई। अगर हम पूछें कि बताओ कि x यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट 2, क्या पूछे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट 2 यानी कि जो सैंपल वैल्यू 2 है उस पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इट मींस हम क्या पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि 2 तक की, यानी कि उसके नीचे की जो सैंपल वैल्यू है वो तो इंक्लूड करनी है, वहां तक की जो क्यूमुलेटिव फंक्शन है यानी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो हमें बताओ। क्या मतलब हुआ, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। दैट मींस इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इट मींस दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है, 1 पे जो प्रोबेबिलिटी और 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है, उनका जो एडिशन होगा दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट, या फिर बोले एट सैंपल वैल्यू 2। आईआईटी जैम में इस टॉपिक पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आता है। देखो, आईआईटी जैम में स्टैटिस्टिक्स में आपको कम से कम एक तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2 मार्क्स का, देखो 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा यानी कि 2, एक 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है और एक 2 मार्क्स में भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सिर्फ एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही केवल सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आईआईटी जैम में। ठीक है, बट एक तो क्वेश्चन फिक्स होता है, देखो फ्लक्चुएशन चलता रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन का, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, लेकिन एक क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अब इस न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स का जो वेटेज है वो बढ़ गया, तो मे भी हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाए, बढ़ जाए इस टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर डिस्क्रीट के लिए निकालना है तो कैसे निकालना है। क्लियर ना, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि आपको डिस्क्रीट में कैसे निकालना है। ठीक है, पहले हम डिस्क्रीट के लिए पूरी बात करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूअस पे चलेंगे। क्लियर, अगर हम इसी में कंटिन्यूअस देखना चाहें थोड़ा सा तो क्या होगा, जैसे लिखा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स।
ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूस लेंगे तो एक इंटरवल होगी हमारी, जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल उसकी जो सैंपल वैल्यूज होगी वो एक रेंज में होगी, यानी कि इंटरवल में होगी। यानी कि जब इंटरवल हो गया तो हमें प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, जो लोअर रेंज होगी, जहाँ मतलब रैंडम वेरिएबल की जो लोअर रेंज होगी वहां से लेके कहाँ तक चाहिए हमें सैंपल वैल्यू एक्स तक। ठीक है। यानी कि हम अपने पीडीएफ को, पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगर आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम लोअर लिमिट, मान लेते हैं लोअर लिमिट कितनी है, माइनस इनफाइनाइट है, अप टू एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, जो हमें क्या दे रहा है, डिफरेंट इंटरवल पे या फिर डिफरेंट वैल्यूज पे क्या देगा, हमें प्रोबेबिलिटी देगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, जिसमें हम बात करें कंटिन्यूअस की बात करते हैं। ठीक है। तो और डिस्कस करेंगे हम आगे डिटेल में इसको। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होते हैं वो। ठीक है। वो कैसे बेस्ड होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी। ठीक है। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी। ठीक है। तो सबसे पहले माना कि जो एक कैपिटल एफ ले लिया, वो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी एक रैंडम वेरिएबल एक्स का। ठीक है। और उसने बोला कि दो हमने सैंपल वैल्यू ली है एक्स की, दैट इज ए और बी। ठीक है। उसने बोला कि जो ए है वो लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, लेस देन बी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अगर हमें निकालना है, यानी कि दो सैंपल वैल्यू हैं ए और बी, ए लेस देन बी है, उन दोनों के बीच में अगर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है उन दोनों वैल्यू के बीच की, तो किसकी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट बी माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए। दैट मीन्स देखो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे हमने बोला था कि डिस्क्रीट की अगर हम बात करें 0, 1, 2 और 3, तीन सैंपल वैल्यू थी हमारे पास, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमने P1, P2, P3 एंड P4 लिया है। ठीक है। अब हमें निकालना है A से B के बीच में रेंज, यानी कि अगर हमें पूछना है, प्रोबेबिलिटी बताना है 1 से लेके, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। देखो 1 से लेके प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर हमें, कहां से, 1 से लेके 2 तक। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम 2 पे निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका, 1 का। ठीक है। जैसे सपोज हमने क्या लिया था, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ठीक है। P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 वाली हुई, 1 से 2, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2 का मतलब क्या हुआ, 8.2 का मतलब हुआ 0, 1, 2, इन तीनों की एडिशन, और 1 का क्या मतलब हुआ 0 और 1। अब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यानी कि P1, P2, P3 में इनको ऐड किया तो क्या मिल गया, F2 मिल गया। F2 क्या मिल गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। F1 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, P1 प्लस 2 P2, तो माइनस कर दो P1 प्लस P2 को, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली व्हाट वी गेट P3। और ये क्या है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 से लेके 2 तक, और 1 को इंक्लूड नहीं किया हमने, सिर्फ 2 को इंक्लूड किया, यानी कि इसका मतलब क्या है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 है मतलब है। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा P3 के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अगर दो पॉइंट के बीच में अगर हमें निकालना है तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसी वाली प्रॉपर्टी से कई प्रॉपर्टी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b, इक्वल टू क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है। नाउ अब हमें निकालना है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया, ए जो पॉइंट है यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे थे, अब हमने ए को भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, यानी कि इस वाले में प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट ए वो भी इंक्लूड हो गया, तो हमें कुछ नहीं है, इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या करेंगे हम, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो रहेगा, इसमें हमने ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए को। क्लियर हुआ। नाउ अब बात करें, अगर सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, यानी कि ना हमने ए को इंक्लूड किया ना बी को इंक्लूड नहीं किया, तो हम क्या है, इसमें बी इंक्लूड था ऊपर वाले में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से क्या करेंगे, बी पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्या माइनस होगा, एट पॉइंट बी पे प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू बी पे। क्लियर हुआ। मतलब एक फॉर्मूले से हमने क्या है, एक ये निकाल लिया और ये निकाला।
अब ये तो डिस्क्रीट था, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ आती है? कंटिन्यूअस में। कहाँ दिक्कत आती है? कंटिन्यूअस में। कैसे दिक्कत आएगी वो हम आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए इसको। ठीक है, क्लियर नाउ। अब मान लो सपोज ये हो गया, ये हो गया, और अगर हम ये निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन, यानी कि ए को इंक्लूड करें पर बी को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, यहां से हमने इस वाले में देखो ध्यान से, ठीक है, इस वाले में बी को हटा रहे हैं हम और ए को इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बी को हटाना है और ए को इंक्लूड करना है। तो यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए में हम क्या करने वाले हैं? बी को हटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे किसको? पॉइंट ए पे प्रोबेबिलिटी को, यानी कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू ए को। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट हो गया। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से, यानी कि इस प्रॉपर्टी से हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज में अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको पेपर में क्या है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का दिया हुआ, हमें क्या निकालना है? रेंज निकालनी है। एक पर्टिकुलर जो रेंज दी हुई है, इंटरवल दिया हुआ है, उसके बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही थी इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि दो सैंपल वैल्यू x और y लिए, अगर एक x छोटी है y से, देन इट मींस क्या है? उस यानी कि x सैंपल वैल्यू पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे? f पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होगी उससे। क्योंकि तो हमारा x पे सिंपल सा देख लो, अगर हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x एट पॉइंट 2 क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, और 1 पे कितनी है? P1 प्लस P2, यानी कि ये f ऑफ 1 जो है वो छोटा है f ऑफ 2 से कि नहीं है? ठीक है, तो यही चीज अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि लेस देन 2 है, तो इट मींस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा उस पॉइंट पे वो भी क्या होगा? लेस देन इक्वल होगा। क्लियर हुआ? नाउ नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? और डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल वगैरह पढ़ोगे, यूनिफॉर्म वगैरह, तो इसमें ये काम आती है। क्या? इसमें ये बोला कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसकी जो रेंज होती है, रेंज ही तो है एक तरह से, क्या है? उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से लेके 1 तक होती है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो सब लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डोमेन होता है, देखो ध्यान से ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और रेंज जो होती है वो 0 से लेके 1 तक, वो भी 0 और 1 इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? 0 और 1 इंक्लूड होते हैं, याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या है? हमारा डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है, और उसका जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 ऑल्सो। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट पे अगर हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो किसके इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल होता है। क्यों? देखो मैंने बोला ना कि 0 से 1 तक होगी, यानी कि लोअर रेंज तो 0 होनी है उसकी, उससे नीचे तो वो जा नहीं सकता। और माइनस इनफाइनाइट पे यानी कि बिल्कुल लोअर वैल्यू पे बोल रहा है, तो उस पर क्या होगा? 0 होगा, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ इन प्लस इनफाइनाइट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हमें पता है कितनी होती है? दैट इज 1 होती है, यानी कि किसका टेंस करेगा? 1 की तरफ टेंस करेगा। दैट इज, इसलिए प्लस इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1, और माइनस इनफाइनाइट यानी कि लोअर रेंज पर 0 और अपर रेंज पे 1। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। क्लियर हुआ सब लोगों को? अगर सब लोगों को क्लियर हो इस बात को, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में यस करके बता दो, ताकि हम आगे बढ़े आगे वाले टॉपिक्स पर। ठीक है, आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं देखते हैं जरा। दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जहां पे भी मास आ जाए लिख के, ठीक है, तो ये समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है? वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। इट मींस कि हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, दैट मींस एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल से हम समझेंगे एक्चुअल में क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ एक्चुअली क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से हमें उसका मतलब क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब नहीं पता होता है, तो वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। Now, क्या है डेफिनेशन? सपोज एक्स इज वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हम बात सिर्फ वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं अभी ना।
टेकिंग वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, यानी कि कई सारी सैंपल वैल्यू ले रहा है। इट मींस वो डिस्क्रीट की बात कर रहा है x1 x2 x3। नाउ विथ ईच पॉसिबल आउटकम xi, यानी कि ये xi पॉसिबल आउटकम मतलब सैंपल वैल्यू, यानी कि सैंपल वैल्यू क्या होता है हमारा, तो पॉसिबल आउटकम ही तो होते सारे। वी एसोसिएट अ नंबर pi, यानी कि हर रैंडम सैंपल, यानी कि हर जो सैंपल वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक नंबर दिया हुआ है, दैट इज pi। ठीक है, यानी कि जैसे x1 हमारा सैंपल वैल्यू थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हमने नंबर दे दिया, दैट इज p1। सिमिलरली x2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या है, एसोसिएट कर दिया p2। ठीक है, एक्चुअली में p1 p2 क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि x1 की जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि उस सैंपल स्पेस के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, p1, x2 की p2, x3 की p3। तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। क्लियर? नाउ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, ये बोला उसने कि क्या है, हमारा जो pi जो है वो नथिंग बट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi उस सैंपल वैल्यू की। फिर क्या बोला उसने, देन द p ऑफ xi, यानी कि फंक्शन किसका, प्रोबेबिलिटी, p मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, xi मतलब सैंपल वैल्यू, सैंपल वैल्यू का फंक्शन, वो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या है, PMF। तो याद रखना, कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन सैंपल वैल्यू का वो सेटिस्फाई करता है इन दोनों कंडीशन को, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, उस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वो कंडीशन क्या क्या है, वो कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xi यानी कि सैंपल वैल्यू, यानी कि हर सैंपल वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, डिफरेंट सैंपल वैल्यू जो भी है सभी पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर ग्रेटर हो या फिर इक्वल टू 0, लेस देन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, समेशन किसका, आई का है, यानी कि जितनी भी सैंपल वैल्यूज है हमारी x1 x2 x3, उन सभी पे जो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं हर सैंपल वैल्यू पे, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो सैंपल स्पेस के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, उनका अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दैट मींस वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन को हो गया, होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है ना, अब एक इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें दिया हुआ है x, ठीक है, सैंपल वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है, ये सैंपल वैल्यूज हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी है p1 p2 p3 एंड p4। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ x। ठीक है, दैट मीन्स जो xi जो है वो क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, इनके हमने क्या किया, डिफरेंट सैंपल वैल्यू पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखी है। यही हमारा जो p ऑफ x हो गया, इसी को टेबल को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, बस हम क्या करते हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके लिखा हुआ है सभी वैल्यू पे, इसी को एक फंक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, क्या करते हैं, इसी को एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दें। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया p ऑफ xi, अगर एक हमने फंक्शन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा फंक्शन, सपोज x अपॉन 15, क्या लिख दिया, x अपॉन 15, तो एक फंक्शन है ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया जो x की वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू, यहाँ पे xi कर देते हैं, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, सपोज हमारी 0 1 2 3 4 एंड 5, क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, यानी कि सैंपल वैल्यूज है, इन पे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें प्रोबेबिलिटी मिलती जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक टेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बस इसी को हमने एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो वही हमारा क्या कहने लगेगा, ये हमारा कहने लगेगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर हुआ? बस हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंट सैंपल वैल्यू पे ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और सभी सैंपल वैल्यू पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो एडिशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करके देख लेते हैं एक्चुअल में ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर उसको क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि ताकि वो हमारा बन जाए। ठीक है, तो जरा निकालते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखें, अगर हम कोई भी सैंपल वैल्यू इसमें पुट करें 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, तो सब में हमें ग्रेटर देन 0 ही मिल रहा है। ठीक है, 0 पे पुट कर रहा है तो 0 मिल रहा है, और 1 2 3 4 5 पे पुट कर रहा है तो वो क्या है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इनका एडिशन करते हैं अगर हम, ठीक है, तो एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/15 प्लस 2/15, यानी कि 0 पे तो 0 होगा हमारा, पहले क्या आएगा, 0, 0 पे 0 हो गया, 1 पे 1/15, 2 पे 2/15 और 3 पे 3/15, प्लस 4 पे कितना होगा, 4/15, 5 पे 5/15। अब एलसीएम लिया हमने तो 15 हो गया, ऊपर क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
ठीक है, ऊपर क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एडिशन, तो वो क्या होता है n+1/2। तो इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 6/2 डिवाइडेड बाय 15। नहीं तो सिंपली आप ऐड भी कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 1 2, 2 3 6, तो कितना होगा 5 से 15, 50 से 15 कैंसिल हो गया, यानी कि 1, यानी कि ये हमारा टोटल भी 1 दे रहा है। इट मींस ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर हुआ सभी लोगों को ना? तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, और कोई डाउट है तो वो यहां पे पूछ सकते हो अभी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल में, हमको एक रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, अब डिफरेंट सैंपल वैल्यू दी हुई है। डिफरेंट सैंपल वैल्यू क्या है, -2 -1 0। देखो याद रखना, जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू सैंपल वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो मान लिया वो रैंडम वेरिएबल जो x है उसकी हमको क्या वैल्यू दी है, -2 -1 0 1 और 2। इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो मान लेते हैं p ऑफ x। ठीक है, x = x। यहाँ पे अभी से हम डिस्क्रीट वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट के बाद फिर हम कंटिन्यूअस पे चलेंगे। ठीक है, तो -2 -1 माइनस, अब इन पे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्या प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको देख लेते हैं। दैट इज 0.1 k 0.2 2k एंड 0.3 और लास्ट में एक सैंपल और k मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, ये लास्ट में k है ना। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें 0.3। अब हमें दो काम करने हैं, वैल्यू पहले दो, कांस्टेंट के दिख रहा है सबसे पहले तो हमें। ठीक है, क्या दिख रहा है, कांस्टेंट के, जैसे 0.2। कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं अगर हमें डिस्क्रीट वाला केस होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो कंडीशन, उसने बोला है कि ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। पहली कंडीशन क्या थी, सभी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि इतना तो पता चल गया कि के की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, इतनी बात पता चल। दूसरी बात क्या बोलता है कि इन सभी यानी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमें इक्वल टू 1 देना चाहिए। तो अगर ऐड करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1 होगा। क्लियर, नाउ अब ऐड करो, तो 0.1 प्लस 0.2 और प्लस 0.3, तो कितना हो गया 0.6। तो क्या होगा, दैट इज 0.6 प्लस के प्लस 2k प्लस के, तो कितना हो गया 4k, दैट इज इक्वल टू 1। तो इट मींस 4k इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 0.4 एंड k इज इक्वल टू हो गया 0.1। क्लियर हुआ यहां तक। नाउ अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट चल रहा हूँ, मान लो अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे बिल्कुल से मतलब बेसिक से भी नहीं पता है, तो इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ। अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, छोटी चीजें मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर, तो जैसा हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर हुआ ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का दूसरा नाम, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड में जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव, तो वो क्या बन जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। उसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी का क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या बन जाती है हमारी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर हम बोले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सैंपल वैल्यू क्या क्या दिया हमको, दैट इज -2 -1 0 1 2 एंड 3। इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमको दी थी, दैट इज p ऑफ x लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि कितनी है, दैट इज -2 की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी थी, दैट इज 0 1, और यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग k थी, और 0 की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू थी हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। डेटा एनालिसिस बोल रहे हैं लेवल बढ़ा दो सर। ठीक है,
तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था, दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर हम पूछें कि -2 है, यानी कि किस पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, -2 पे निकालना है, तो -2 के पहले तो कोई सैंपल वैल्यू है नहीं है, तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एट -2 पे कितनी हो जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू -2 के इक्वल हो जाएगी, जो कि कितना है, 0.1 है। क्लियर। नाउ अगर हम -1 पे पूछें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट -1, दैट मीन्स -2 पे और -1 पे जो प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों का एडिशन कर देंगे, तो कितना होगा, 0.1 प्लस के, और के की वैल्यू कितनी निकाली, 0.1, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.1। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक वैल्यू देख लेते हैं, कितनी दी थी, 0.2 एंड 2 के, जैसे 0.2 एंड 2 के, 1 2 3 कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, दिस इज दिस, एंड 2 और 3, 2 पे दी हो गई 0.3, ठीक है, 0.3 एंड दिस इज के, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते जाएंगे, इसको ऐड करते जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, CDF मिल जाएगी। डेटा एनालिसिस बोले, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन, हाउ टू नो इट इज PMF और PDF। ओके, देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले देखना जो सैंपल वैल्यू है, ठीक है, वो डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है। अगर वो डिस्क्रीट होगा तो समझ जाना कि वो क्या है, हमारा PMF है, ठीक है। और अगर वो क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है, तो समझ जाना वो PDF है। क्लियर। सिंपल, आपको कुछ नहीं है, आपको सैंपल वैल्यू देखनी है, ठीक है। क्या देखना है, सैंपल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको दिया हुआ है ये, दैट इज इक्वल टू x/8, ठीक है, और उसने बोला कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 ऐसी कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है उसने कुछ इस तरह से x/8, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड, मैं तो फिर एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है, ये वैलिड नहीं है अभी, ठीक है, दैट इज। और इसमें बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा उसने बोला है तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, इससे जो हम PMF यानी कि जो फंक्शन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, PMF, ठीक है। और इससे हम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा PDF, ठीक है। और जो PMF है, तो एक्चुअल में PMF पर्टिकुलर हर पॉइंट पे निकलता है, PMF जो होता है वो हर पॉइंट पे निकलता है, और जो PDF निकलता है वो एक फंक्शन निकल के आता है। क्या निकल के आता है, एक फंक्शन। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आप लोगों को कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू दी हुई है हमारी सारी, ठीक है। अगर हम PMF निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे PMF इसका, तो PMF निकालने का तरीका होता है, PMF होता कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x होता है। इसको निकालने का तरीका होता है, किस पॉइंट पे निकालना है, xj पे निकालना है, सपोज किस पे निकालना है, xj पे निकालना है, ठीक है। तो डेट मीन्स कैपिटल F डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल F ऑफ x एट पॉइंट xj माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट j-1, xj-1, तो हमें क्या मिलेगा, xj पे मिल जाएगी। सिमिलरली किसी और पॉइंट पे निकालना है तो उस पे माइनस उसके पहले वाले पॉइंट से हम क्या कर देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटीज मिलेगी, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए दिया रहता है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल फंडा होता है। क्या फंडा होता है, डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, आगे हम कंटिन्यूअस का देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ सब लोग, पहले मेरे को बता दो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोग निकाल लोगे कि मैं निकाल के बताऊं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ हो तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूं और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नहीं हो तो फिर मैं यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटीज निकाल के आपको बता सकता हूँ कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो मेरे को यस या नो करके बता दिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोग निकाल पाओगे या नहीं, हाँ या ना। आई होप सब लोग कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते ना, 1 बाय 1 ऐड करते जाते, इसको इसमें ऐड किया, फिर इसके लिए तीनों ऐड कर देते, फिर उसके लिए चारों ऐड कर देते, फिर पांचों ऐड कर देते। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमारा चलता रहेगा। क्लियर हुआ नाउ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है PDF, डेटा एनालिस्ट बोल रहे हैं निकाल लेंगे सर, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन प्रोबेबिलिटी का जो किस पे डिफाइंड हो, जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे डिफाइंड हो, वो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बट
उसके लिए भी कंडीशन, जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए कंडीशन थी तो वो हमारी कि अगर वो सेटिस्फाई करेंगी तब हमारा वो पीएमएफ कहलाएगा। उसी तरह से अगर ये कंडीशन जो हमारी इसकी है वो सेटिस्फाई करेंगी तभी हम इसको भी हम बोलेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, दो वर्ड है डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में डिफरेंस समझना। डेंसिटी लिखा है तो इसका मतलब समझना वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, पीडीएफ। ठीक है, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने पढ़ा पीछे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, स्मॉल एक्स का स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ एक्स बना देते हैं और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का स्मॉल बना देते हैं। तो इसमें नोटेशन में गलती मत करना। कैपिटल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर स्मॉल का मतलब है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वैल्यू जो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर नाउ, तो ये दो पॉइंट कौन से हैं हमारे, दो कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन जैसे उसमें भी थी कि जो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हमने क्या बोला था, कंटिन्यूअस यानी कि एक इंटरवल होगा, सैंपल वैल्यू का क्या होगा, इंटरवल होगा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पूरा रियल नंबर को ले लिया है, डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा डिफरेंट पीडीएफ के हिसाब से, डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट उसकी रेंज होगी। ठीक है नाउ, और फिर अगर उसको इंटीग्रेट का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस रेंज के साथ। ठीक है, तो इस जो रेंज हमें दी हुई है उस रेंज के साथ उस फंक्शन को अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। उस केस में ही हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या होता है, पीडीएफ होता है। क्लियर नाउ, अब आगे और चलते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पीडीएफ से रिलेटेड। ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए कि पीडीएफ के क्वेश्चन कैसे आपके आते हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करो इसको कि किस तरह से आपको अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या दिया हुआ है, रैंडम प्रोसेस गिव्स मेजरमेंट दैट इज एक्स। ठीक है, बिटवीन 0 and 1 with PDF, with PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x³ माइनस का 21x² प्लस का 10x, वेयर x उसने बोला ये कहां से कहां तक है, दैट इज 0 से लेके 1 तक है। फिर क्या बताना है उसने, फाइंड probability of capital X is less than equal to 1/2 and probability of X is greater than 1/2। क्लियर हुआ, ये निकालना है। तो फटाफट सभी लोग निकालो किस तरह से इसको निकालेंगे। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ, पीडीएफ दिया हुआ है। देखो रेंज से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमारा पीडीएफ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमें इस रेंज से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो डिस्क्रीट के लिए बात कर रहा है या फिर वो कंटिन्यूअस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, कार्तिक बोल रहे हैं सर ऑनलाइन क्लासेस में यही यूट्यूब लेक्चर शो होंगे या फिर लाइव क्लासेस। आप कौन से ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, आप पेड क्लासेस की बात कर रहे हैं या फिर जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग इसको निकालिए, क्या आएगी इसकी वैल्यू, ये आपको पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना है प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या लेस देन इक्वल टू 1/2 के वेरिएबल दैट इज ग्रेटर देन 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है, कार्तिक बोला पेड क्लासेस सर, नहीं पेड क्लासेस में ये शो नहीं होगा। पेड क्लासेस आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं चलेगी, आपके हमारे जो ऑफिशियल ऐप है उस पर पेड क्लासेस की जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन उस पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वही यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, पेड वाली जो होंगी वो आपके अवेलेबल होगी यूट्यूब
आईएफएस ऑफलाइन में जो ऐप है हमारा एप्लीकेशन आईएफएस का, उस पे अवेलेबल होंगी वो, ठीक है। नाउ तो क्या निकालना है, कैपिटल एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है। दैट मींस हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो लेस देन हो 1/2 से। और हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है। इट मींस वो कहां से कहां तक की पूछ रहे हैं, 0 से 1/2। देखो दो तरीके हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकाल लो, ठीक है, निकालना वैसे ही पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कैपिटल एफ ऑफ 1/2। क्या मतलब हुआ इसका, कैपिटल एफ ऑफ 1/2, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट पॉइंट 1/2, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और इसको निकालेंगे कैसे, दैट मींस लोअर रेंज कितनी दी हुई है, दैट इज 0, यानी कि 0 से लेके 1/2, क्योंकि अपर रेंज उसने कितनी बोली, कहां तक निकालना है, 1/2 तक निकालना है। तो यानी कि लोअर रेंज से जो उसने वैल्यू दी है वहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमने 0 से लेके 1/2 कर दिया, और किसको इंडिकेट करेंगे, अपने फंक्शन को। फंक्शन किसका, जो हमें क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि पीडीएफ को, ठीक है। तो इसको इंडिकेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। क्लियर। नाउ एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, दैट इज 12x³ माइनस 21x² प्लस का 10x, ठीक है। किसी का आंसर आया, सभी लोगों ने किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप सब लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट ही तो करना है, इंटीग्रेट करना तो आई होप सब लोगों को पता हो किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, फिर लोअर और अपर रेंज पुट करके क्या कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अब बात आती है किसकी, प्रोबेबिलिटी दैट इज रैंडम वेरिएबल एक्स दैट इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, क्या निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। क्या बोला, ग्रेटर देन 1/2 बोला ना, यानी कि 1/2 से लेके कहां तक, अपर रेंज तक। अपर रेंज कितनी है, दैट इज 1 है, तो क्या करना है, 1 तक इंटीग्रेटिंग किसको, पीडीएफ को। या फिर एक और तरीका है, क्या दूसरा तरीका क्या है, कि इसमें हम क्या निकाल चुके हैं, लेस देन इक्वल टू 1/2 निकाल चुके हैं, और पूछा ग्रेटर देन, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो सिंपल कुछ नहीं करो, 1 में से हम लेस देन वाली माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्रेटर देन वाली मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, क्योंकि निकाला तो उसी में है, तो हम क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को, अगर क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट यस करके बता दिए, ताकि हम अपने नेक्स्ट, अभी तो पीडीएफ हो गया, अब हम क्या करेंगे, आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ नाउ अब जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस्ड है, जो आपके आईआईटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर, सही है सर, चलो ठीक है। नाउ तो फटाफट इसको ट्राई करो, फटाफट सब मेरे को बताओ कि किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे और कैसे आपको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सब लोगों को विजिबल है, सब लोगों को ये क्वेश्चन विजिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देता हूं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, कोई भी हमारे पे एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है विथ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या है, क्यूमुलेटिव, यानी कि सीडीएफ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है, रेंज क्या दी हुई है, एक इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, 0 से 1, 1 से 2 और ग्रेटर देन 2, यानी कि ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये इससे हमें पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, ऐसे हम पीडीएफ नहीं निकालेंगे, हम इससे पीडीएफ नहीं निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा ना कि हमसे पूछा क्या गया, ठीक है। जो हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अगर पीडीएफ पूछा गया था तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सिंपल वे में, ठीक है। विजिबल है, हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसने दे दिया डिफरेंट रेंज पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, ठीक है। या फिर इनमें से जो स्टेटमेंट हमको दिए हैं वो एक ट्रू है या फिर एक दो ट्रू है या फिर सारे ट्रू हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो एक काम करना पड़ेगा, हमें सभी को निकालना पड़ेगी, सभी की प्रोबेबिलिटी, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रू है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन देखो जरा, तो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन x, 1 इज लेस देन, सॉरी, ठीक है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। और दूसरा ऑप्शन 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह मैंने सारे रेंज दिए, बस इक्वल किसी में लगाया और किसी में नहीं लगाया। और अभी मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो उसी में कुछ इस तरह से कि कोई रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, उसके में दो इंटरवल, यानी किसी एक इंटरवल के बीच में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसको कैसे निकालते हैं,
वो बताया था, बस उसी की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो फटाफट ट्राई करिए सब लोग और मेरे को बताइए कि हो रहा है आप लोगों से या नहीं, और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस ऑप्शन से करेंगे, हम ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी पे बेस्ड होती है, यानी कि ऐसे तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, जो कि किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, यही होता है। और ये वाली चीज यहीं पे ऑप्शन बी में दी हुई है, तो यानी कि हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जैसे हम उसमें कर रहे थे प्रॉपर्टी में बताया था आपको, पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर करके हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। बेसिकली तो कहा जाता है कि कंटिन्यूअस में, ठीक है, ध्यान सुनना, कंटिन्यूअस में पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता वो आपके अभी क्वेश्चन में मैं कराऊंगा इसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्लियर नाउ, ए लेस देन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है। क्या हुआ, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। नाउ एफ ऑफ 2 निकालना है, कहाँ हुआ एफ ऑफ 2, बताओ फटाफट सभी लोग। एफ ऑफ 2 यहाँ पे जहां इक्वल लगाओ 2 में, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन देखो अलग अलग इंटरवल पे डिफाइंड है। एक लिखा है लेस देन जीरो, क्या है, लेस देन जीरो। एक है जीरो इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि इसमें जीरो इंक्लूड है और इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। और इस वाले में देखो इसमें 1 इंक्लूड है, इसमें 2 इंक्लूड है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालना है ना, एफ ऑफ 2 यानी कि हाईएस्ट पॉइंट एक तरह से, यानी कि यहाँ पे इक्वल लगाओ, यानी कि हमें क्या देखना है, एक्स इक्वल टू 2 पे, यानी कि 1 है, यानी कि ये कितना हो गया, एफ ऑफ 2 कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 इंक्लूड हो, कहाँ पे इंक्लूड है, इस वाले फंक्शन में, और ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये है, यानी कि 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10, और इसमें 1 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 10, यानी कि 4/10। तो यहाँ पे ले सकते हैं माइनस का 4/10, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 2/5, दैट इज इक्वल टू 3/5। क्लियर हुआ सब लोगों को, हाँ या ना, फटाफट मेरे को यस करके बता दो कि ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ, किस तरह से निकालना है एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1। देखो पेपर में कंफ्यूजन बस इसी में करेगा वो, इंटरवल में, ठीक है। यहीं पे बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज का थोड़ा ध्यान, यहाँ पे इक्वल लगा होगा उस पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना। एक पॉइंट और होता है, एक होता है एफ ऑफ 2, ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया जहाँ पे इक्वल लगा। एक पॉइंट होता है एफ ऑफ 2 माइनस, क्या लिखा है, एफ ऑफ 2 माइनस। एफ ऑफ 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो निकालना है हमें 2 पे ही, बट 2 इंक्लूड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, 2 इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब ये है। और जहां पे 2 इंक्लूड नहीं करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ दिख रहा, ये वाला फंक्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है ना, तो इसमें हम एफ ऑफ 2 माइनस में कौन सा यूज करेंगे, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहला दो बी वाला तो हमने निकालिए 3/5 है, क्या है 3/5, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, बल्कि एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बजाय पहले हम चेक करेंगे, हाँ ए को ही कर लेते हैं चेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, ऐसे किसी को भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा पहले करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है किस हिसाब से, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए क्या है, दैट इज 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। अब इसी से कंपेयर कराओ जरा, ठीक है, इसी से कंपेयर, यानी कि 2 को क्या कर दिया उसने, हटा दिया, निकाल दिया, ठीक है। 2 को इंक्लूड था और निकाल दिया, यानी कि इसमें माइनस करना पड़ेगा, जो हमने 3/5 जो निकाला है हमने, इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने का पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 2, क्या करना पड़ेगा, 0.2 पे जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 पे माइनस, यानी कि 0.2 पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका मतलब सीधी सीधा है, ठीक है। अब 0.2 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिन्यूअस में, तो कैसे निकालोगे, और विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देख लो कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्ट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना है, वो भी कंटिन्यूअस के लिए याद रखना, ठीक है। रैंडम वेरिएबल के तो बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती है। बट अगर हमें पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस में निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से, तो कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस, क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 2 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 2 माइनस, और दोनों का मैंने फर्क डिफरेंस बता दिया कि एफ ऑफ 2 का मतलब क्या होता है और एफ ऑफ 2 माइनस 1 माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 तो हमने ऑलरेडी निकाला है और एफ ऑफ 2 माइनस भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन देखो ध्यान से, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे 2 इंक्लूड है,
ठीक है, और 2 कहाँ पे इंक्लूड है, देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल लिखा है, यानी कि उसमें 2 इंक्लूडेड है, तो यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। नाउ अब सेम बात करते हैं f ऑफ 2 माइनस की, यानी कि उसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2 पे ही निकालना है, बट 2 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं करना, तो ये दिख रहा है x इज लेस देन 2। ठीक है, बस इसमें करना है क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी पुट करोगे x की, 2 ही पुट करोगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2 पे ही निकालना है, बस वो माइनस है इसलिए वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 प्लस 3 यानी कि 7, यानी कि 7/10, यानी कि f ऑफ 2 माइनस कितना आ गया, 7/10 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 7/10, और ये कितना हो गया 3/10, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे कितना हो गया, दैट इज 3/10। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं दिया होता है और सिंपल अगर ऐसी क्वेश्चन होता कुछ, तो उस केस में ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट की वैल्यू यानी कि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं 0। ठीक है, क्या कंसीडर करके चलते हैं 0, पर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तो वैल्यू निकाल रही है, पर एक बार ट्राई तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हो तो इस तरह से आप पॉइंट पे निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 था ना यहाँ पे शायद, हाँ 1 इज लेस देन x इज लेस देन, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना था, 2 इज इक्वल टू क्या था, दैट इज 3/5, यानी कि f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, 3/5 आया था, इसमें माइनस क्या करना है, इसमें माइनस करना है 3/10 को, यानी कि एट पॉइंट 2 पे माइनस करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया 10 और ऊपर बचा 6 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3/10। तो यह चेक कर लेते हैं ऑप्शन को, देखो कितना आया 3/10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। अब सी में ध्यान से देखो क्या लिखा है, 1 इंक्लूडेड 2 नहीं है, क्या है 1 इंक्लूड है और 2 नहीं है, और जो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, जो अभी हमने निकाला है, हमने क्या निकाला, 1 इज लेस देन, यानी कि इसमें दोनों इंक्लूड नहीं है, और हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, यानी कि इस वाले में 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, ये कितना निकाला हमने, 3/10 निकाला, इसमें क्या करना है, ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, और आपको पता है पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस, क्लियर, और दोनों में डिफरेंस मैं बता ही चुका हूँ, f ऑफ 1 और f ऑफ 1 माइनस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ तो कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। f ऑफ 1, सबसे पहले बताओ कि f ऑफ 1 पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इरेज करता हूँ। क्या होगा यहाँ पे देखो, f ऑफ 1, 1 कहाँ इंक्लूड है, देखो ध्यान से 1 कहाँ इंक्लूड है, इस वाली रेंज में इंक्लूड है, यानी कि फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10। यहाँ पे पुट क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4, 4/10, और 1 माइनस कैसे निकालोगे, एफ ऑफ 1 माइनस, ये निकालोगे इससे, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, यानी कि इसमें 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि कितना होगा 2/5। तो यानी कि हमें यहाँ पे लिखता हूं मैं, एफ ऑफ 1 कितना आ गया हमारा, एफ ऑफ 1 आया था हमारा कितना, 4/10, 4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, और एफ ऑफ 1 माइनस कितना निकाला हमने, एफ ऑफ 1 माइनस हमने जो निकाला वो कितना निकाला, व्हाट, 2/10, दैट मींस 1/5। ठीक है, नाउ हमें निकालना है क्या है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे, यानी कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस, यानी कि 2/5 में से 1/5 माइनस कर देंगे हम। क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3/10 प्लस 2/5 में से 1/5 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, देखो यहाँ पे 3/10 तो ऐसे ही रहेगा ना, अब 2/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 1/5 ही तो बचेगा, यहाँ पे हो गया प्लस का 1/5। अब इसको ऐड करो तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो 3 + 2 यानी कि 5/10 कितना आ गया, एलसीएम आया 10, तो यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2।
तो हो गया 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। कितना आ गया 1/2। तो हमारा ऑप्शन देखो, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। डेटा एनालिसिस बोले डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर, देखो बिल्कुल कर सकते हो डिफरेंशिएट, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल बेशक। पर डिफरेंशिएट अगर करोगे, ठीक है, मान लिया हमने डिफरेंशिएट आपने कर दिया, ठीक है, पर डिफरेंशिएट में करोगे तो क्या आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। जब पीडीएफ आ जाएगा तो पीडीएफ को जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 से लेके 2 में करोगे, क्या करोगे 1 से लेके 2 में करोगे। वहां पे जब पीडीएफ में करोगे तो 1 से 2 में जब इंडिकेट करोगे तो वहां पे इंक्लूड नहीं इंक्लूड का कोई मतलब नहीं है। तो फिर सभी की वैल्यू आपकी सेम आएगी, क्या आएगी, सभी की वैल्यू सेम आएगी 1 से लेके 2 तक, क्योंकि उसमें इंक्लूड देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम 1 इंक्लूड कर रहे हैं 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क तो आएगा नहीं। तो इसीलिए उसमें जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस दिया हुआ है, क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल पाते हैं। पर डिफरेंशिएशन से करोगे तो आंसर आपका चारों में आपका सेम आंसर आएगा और आपको लगेगा कोई एक सही होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, और कोशिश करना कि अगर प्रोबेबिलिटी विथ रेंज में निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ही हेल्प से निकालना, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, डिफरेंशिएशन में होता क्या है एक्चुअल में, डिफरेंशिएशन में कुछ पॉइंट क्या होते हैं, कुछ रेंज स्किप हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएट करोगे 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 तो है ही नहीं, यानी ग्रेटर देन 2 तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है, उसका मतलब तो वो तो यही मतलब हुआ ना, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, और वो भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, कितना आएगा 2x, यानी कि एक तरह से हमारा वेरिएबल आएगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालेंगे तो वो कुछ वैल्यू जो होती है वो हमारी स्किप हो जाती है, ठीक है। कभी कभी तो कर सकते हो, पर कोशिश ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक हमें अप्रोक्सीमेट यानी कि एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है हमें, क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ना कि हमारा पीडीएफ देता है, ठीक है। हाँ अगर पीडीएफ ही डिफाइन है तो बात दूसरी है फिर, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है तो कोशिश करना डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ही हम यूज करके करते हैं, ना कि पीडीएफ का, ठीक है। क्लियर हुआ नाउ। तो अब बचा है लास्ट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को भी उसमें 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, ठीक है। और हमने पहला जो ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन जो देखा था उसमें 2 इंक्लूड था, क्या था, 2 इंक्लूड था, दैट इज 3/5। अब इसमें क्या करो 1 को और इंक्लूड कर दो, 1 का हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना निकाला था 1/5 निकाला था, तो बस इसमें 1/5 और ऐड कर दो, तो 3/5 में से 1/5 ऐड करो कितना होगा 4/5, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो 2 मार्क्स, एक से ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सोच रहे हो कि चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा, नहीं, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करने हैं, तीसरा और चौथा तो आप देख के ही बता दोगे हाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जैसे इस वाले को अभी हमने देखा ना, इसमें क्या करना 1 को इंक्लूड, 1 के ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसमें 3/5 में 1/5 ऐड करो कितना आएगा 4/5, तो ये हमारा इजी सॉल्व हुआ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ किस तरह से करना है, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का लॉजिक है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तक ही रखेंगे, यानी कि आज हमने सिर्फ रैंडम वेरिएबल समझा क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। आगे कल के लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसके जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स यानी कि मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, और भी जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे μ3 μ4, अबाउट ओरिजिन, अबाउट मीन, उन सभी को हम देखेंगे कि जब हमें रैंडम वेरिएबल दिया हो और उसका पीडीएफ या फिर पीएमएफ दिया हो, तो उस केस में अगर मीन वेरिएंस और ये सब कुछ निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, ये सब हम वहां पे देखने वाले हैं। और साथ में आगे एक्सपेक्टेशन भी, जो मूवमेंट की हेल्प से हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, तो फिर हम एक्सपेक्टेशन और बाकी चीजें भी देखेंगे, ठीक है। बट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तक। क्लियर हुआ सभी लोगों को। अगर कोई डाउट है आज के लेक्चर में रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस में अगर जस्ट 2 ऑप्शन करेक्ट करें तो फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। अगर उसमें चारों ऑप्शन करेक्ट हैं तो आपको चारों ही मार्क करने पड़ेंगे, आपने एक भी छोड़ दिया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। आपको चार जितने ऑप्शन करेक्ट हैं उतने ही आपको मार्क करने पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेगा उसमें आपको, ठीक है। तो ऐसे चांसेस ही क्यों लाओ, ऐसी मतलब चांसेस क्यों लाओ कि हमारे 2 करेक्ट होंगे। पढ़ो इस तरह से ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा है
वो आपका 100% वो क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में नहीं छूटे। और जो IIT जैम स्टैटिस्टिक्स है ना, मैं ट्रूली बता रहा हूँ कि सबसे आसान पेपर है स्टैटिस्टिक्स का। अगर आप ढंग से 3 महीने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ना इसकी, तो डेफिनेटली आप टॉप 50 में रैंक ला सकते हो आसानी से। और अब तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है। आप जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो और बेनिफिट है, ठीक है। और क्वेश्चन इतने ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। उनका क्या है, कुछ टॉपिक डिसाइडेड होते हैं IITs में कि आपको ये टॉपिक आने चाहिए, तो बस वो टॉपिक आप वो सिलेबस देखो, सिलेबस अकॉर्डिंग वो टॉपिक्स आप देखो, वही वही पढ़ो, एक्स्ट्रा नहीं करना आपको कुछ। उस टॉपिक को भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना, डेफिनेटली आप टॉप 50 में ला सकते हो रैंक, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप लोग IIT जैम स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आज से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 23 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच है ये हमारा, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, आज से ही स्टार्ट हो गया हमारा। और अगर आपकी और इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ifsonline.com पे जा सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है 722688, सॉरी यहाँ पे 9 में से हो गया, 97226688 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को ना। तो जो सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम आगे मूवमेंट्स के बारे में और एक्सपेक्टेशन मीन वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारा कल लेक्चर होगा, वो सेम टाइम पे दोपहर में 1 बजे होगा, ठीक है, और इसी चैनल पे। क्लियर हुआ। तो आज को हम एंड करेंगे यहीं पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।